जय श्री राम, शुभ संध्या, राधे राधे सभी मित्रों को। एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल BTC बेरोजगार में आप सभी का स्वागत है। मैं इस पर आप सभी को अपने अर्जित ज्ञान को आपके बीच बांटता रहता हूं और मैं चाहता हूं कि हर आदमी के पास मेरी जो जानकारियां हैं वो पहुंचे। तो वीडियो देखने से के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कमेंट जरूर करते रहना मित्रों। और बार बार देखिए आप लोग वीडियो को, जिससे कि आप सभी का ज्ञान जो है टिकाऊ हो और अच्छी प्रकार से समझ में आए। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में, जिसमें मैं बताया था दोस्तों ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। पिछली चर्चा हमने किया था ठोस द्रव और गैस की। ठोस द्रव गैस के बारे में मैं चर्चा किया था पिछली वीडियो में, जिसमें मैं बताया था कि पृथ्वी पर जो भी पदार्थ हैं वो 3 रूपों में पाए जाते हैं, ठोस द्रव गैस। ठोस में आयतन और आकार जो है निश्चित होता है, यानी ठोस के जो कण हैं छोटे छोटे वो काफ़ी नज़दीक होते हैं। इनके बीच में, कणों के बीच में खाली स्थान नहीं पाया जाता। तो दोस्तों उस खाली स्थान का नाम भी मैं बताया था कि जो खाली स्थान पाया जाता है उसका नाम अंतरा अणुक स्थान कहा जाता है। अक्सर परीक्षाओं में पूछता है। तो ठोस के अणु जो है नज़दीक होते हैं, एक दूसरे को बांधे रहते हैं और इन दोनों के बीच में जो है आकर्षण बल लगता है, जो बल एक दूसरे को बांध के रखने का कार्य करता है। इसलिए इसका आयतन और आकार जो है बदल नहीं पाता। वहीं द्रव की बात करेंगे तो द्रव के अणु जो होते हैं वो काफ़ी दूर तक होते हैं, जिनके बीच खाली स्थान ज़्यादा पाया जाता है ठोस की अपेक्षा, और एक दूसरे के अणु दूर रहने से इनके बीच आकर्षण बल भी ठोस की अपेक्षा कम लगता है और यह लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। यानी इसका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। गैस की बात करें तो गैस के अणु दूर तक बंधे होते हैं, नज़दीक नहीं बंधे रहते, एक दूसरे से काफ़ी गैप रहने के कारण इसमें अंतरा अणु का स्थान ठोस द्रव की अपेक्षा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। तो आपने अंतरा अणु स्थान और आकार न बदलने का कारण, साथ ही साथ आकर्षण बल किसमें ज़्यादा लगता है किसमें कम लगता है, इस चीज़ को मैं बताना चाह रहा था ठोस द्रव के गैस के विषय में। परिभाषा की बात करें तो आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक से याद कर सकते हैं। मेरा काम था आप लोगों को क्लियरिटी देना, उसके बारे में जानकारी की। अब वही बात करें तो पदार्थ को तापमान के आधार पर, उनके मिश्रण के आधार पर भी बंटवारा हुआ है, जिसे हम लोग तत्व, यौगिक और मिश्रण भी कहते हैं। तो आइए आगे आज पढ़ेंगे तत्व के बारे में। तो तत्व की बात करें तो 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग किया गया था दोस्तों। परिभाषा तत्व की जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि तत्व वह अवयव है जिन्हें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात बांट नहीं सकते, जिन्हें हम तत्व कहते हैं। और इनको भी 2 भागों में बांटा गया, जिनमें पहला श्रेणी में आता है हम लोगों का धातु और दूसरा आता है अधातु। और इसका जो धातु अधातु की बात करेंगे तो इन्हें इनकी विशेषताओं के आधार पर पहचाना जाता है। जैसे धातु की बात करेंगे तो धातु चमकीली होती है, जैसे चांदी हो गया, सोना हो गया, पीले रंग वगैरह हो गए, ये धातु की श्रेणी में आते हैं। दूसरी, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रिक प्रवाह अच्छी प्रकार से होती है। ये तन्यता का गुण रखते हैं धातु, यानी इसे ताना जा सकता है, जैसे तार को हम लोग खींच सकते हैं लंबा, वैसे ही धातुओं को खींचा जा सकता है। और आघात वर्धनीयता का भी गुण पाया जाता है, यानी पीटने से ये महीन चादरों में फैल जाते हैं, ये प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं, इन्हें पीटने पर आवाज़ आती है झंझनाहट की, जिसे हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं।
जी उदाहरण तौर पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जो भी हम लोग ऐसे धातु के उदाहरण हैं जिनमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। देखिए, एक धातु है पारा। ये चीज़ तो आप लोग पाठ्य पुस्तक में पढ़ लिए होंगे। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। मेरा मोटो यही रहता है कि जो टिपिकल चीज़ें हैं वो आप लोगों को बता दें। अब पूछता इसमें से क्या है, तत्व में आघात वर्धनीयता का गुण किस में पाया जाता है? धातु में। विद्युत की सुचालक होती हैं, धातुएं होती हैं। और सबसे खास बात, पारा धातु है कि नहीं? पारा धातु की श्रेणी में आता है चमक के कारण, लेकिन यह द्रव अवस्था में होता है। तो वह कौन सा धातु है या पदार्थ है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ध्यान में रखिएगा, पारा। अब बात करेंगे थोड़ा सा अधातु का। तो ये अधातु जो है विभिन्न कलर के होते हैं और यह ताप और विद्युत इसमें नहीं काम करता। ये इसमें आघात वर्धनीयता, चमकने का और प्रतिध्वनिपूर्ण, जिसे हम बोले झंझनाहट की आवाज़ नहीं मिलती है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्लोरीन, ये सभी अधातु के उदाहरण हैं। तो धातु और अधातु आप लोग समझ लीजिए, परिभाषा के अनुसार रट भी लीजिएगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा टॉपिक छूट रहा है। धातु अधातु में एक उप धातु भी आता है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं जो धातु और अधातु के बीच की विशेषताएं, दोनों में लगेगा कि कोई डिफरेंस नहीं है, वो दर्शाते हैं, जिन्हें उप धातु कहा जाता है। जैसे कि बोरान और सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनमें धातु और अधातु दोनों टाइप के कुछ कुछ गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें उप धातु भी कहा जाता है। उप धातु क्या होते हैं आप समझ लिए। अब तत्व चैप्टर आज हो गया क्लियर। यौगिक और मिश्रण की बात करेंगे। देखिए, तत्व में हम क्या बोले थे कि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जाता, एकमात्र स्वयं वो क्या है? तत्व है। लेकिन यौगिक का निर्माण जो है दोस्तों, दो या दो से अधिक भी हो सकता है, तत्वों के मिलने से हुआ है। यहाँ यौगिक की बात करते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वीडियो में ज़्यादा लंबा कभी नहीं रखना चाहता हूँ, ताकि दिमाग जितना फ्रेश रहेगा, शॉर्ट में पढ़ेंगे उतना जो है आपके माइंड में अच्छी प्रकार से यह बात बैठेगा। यौगिक का निर्माण किससे हुआ है? तत्वों से हुआ है। तो तत्वों में क्या है? दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, मिश्रण जो अनुपात होता है मिलने का, वो निश्चित होता है। इनमें क्या होता है, अब दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बनेगा क्या? यौगिक। ये तो परिभाषा हो गया। लेकिन ये दो या दो से जो पदार्थ होते हैं उनका अनुपात क्या होता है? अनुपात निश्चित होता है। ये टिपिकल चीज़ें मैं बताने के लिए ही पढ़ाता हूँ दोस्तों, इसको आप लोग जो है माइंड में ज़रूर रखें। यौगिक की परिभाषा की बात करेंगे तो दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से, या ये कह लीजिए परिभाषा मजबूत कि दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जल है, जल एक क्या है? यौगिक है। क्यों भाई? क्योंकि जल का यह रासायनिक सूत्र होता है H2O। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जो हाइड्रोजन है उसका 2 अनुपात और ऑक्सीजन का 1 अनुपात मिलने से जल का निर्माण होता है। तो जल क्या है? यौगिक है। अनुपात आप समझ ही गए। तो आप लोग इस तरह से जो है एक एक करके पाठ को अच्छा से समझाएंगे। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग ज़रूर पूछ के उसको क्लियर कर सकते हैं।
और ऐसे ही टॉपिक की जानकारी के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में आइए, मैं उसे अच्छा से अच्छा बताने का प्रयास करूंगा सभी दोस्तों को। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी दोस्तों को बाय।